हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग के परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को करने वाले हैं। और आपको तो पता ही है कि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, और अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे करने से पहले वीडियो रोक कर आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए करते हैं, और आप भी कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फीट है और कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फीट है, तो कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फीट में कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आयताकार है, तो एक इस तरह से है जिसकी विकर्ण अगर कहा जाए विकर्ण, तो ये 7.5 और छोटी भुजा कहा जाए तो 4.5, इतना। तो अब देखा जाए तो कोठरी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए अब यहाँ पर अब विकर्ण का फॉर्मूला लगाइएगा, तब जाकर निकलेगा। मेरा कहने का मतलब देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब बेसिक से करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बेसिक से मैंने बहुत कराया। कहने का मतलब कि आप रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हैं, तब जाकर आपका विकर्ण निकलता है कि नहीं। तो ये सब अब भूल जाइए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज है, बात समझ रहे हैं। और गौर से देखा जाए तो ये ट्रिपलेट भी है, जरा ध्यान से अगर देखिएगा तो। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 15 से ये कितने टाइम में जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 3 टाइम में। 15 से ये 5 टाइम में। आपको इतना का ट्रिपलेट नहीं पता है, लेकिन ये 3 5 4 का तो ट्रिपलेट पता होगा कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ये वाला तो इजी है। तो एक बात बताइए, ये किससे गुना हुआ है, तो आपका जवाब होगा 1.5 से। तो आप इसको भी 1.5 से गुना कर दीजिए, इसका मतलब 6 है। ये लंबी वाली भुजा कितनी है, 6 है। तो अब हमें चौड़ाई भी पता है और लंबाई भी पता है। नहीं समझे तो पुनः समझिएगा कि मैंने क्या कहा, कि ये ट्रिपलेट कहीं ना कहीं दिख तो नहीं रहा है, लेकिन है। अगर इसको मैं 15 से कटा दूं, 1.5 से कटा दूं, तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो मैंने इसको क्या किया था कि 1.5 से भाग लगाया था। तो इसको भी आप कहने का मतलब कि यानी 3 को 1.5 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो आप 4 को भी 1.5 से गुना कीजिए, इतना। तो हमसे पूछा है कि कोठारी का क्षेत्रफल, तो ये फीट में है, तो फीट में आंसर देंगे, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपके पास लंबाई 6 है और चौड़ाई 4.5 है। ठीक है, तो 6 चौक 28, तो 30, 28 3 1 मिनट। देखिए 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 3 27, यानी 27, इसका 27 फीट स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ भी कुछ ट्रिक व्रिक लग सकता है। कहता यदि किसी संख्या के घन से इतना का स्क्वायर घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या 1457 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका घन यानी पावर 3 में 153 का आप स्क्वायर को घटाते हैं, तो आपको जो है, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए, इतना के स्क्वायर में से किसी संख्या का घन घटाना है, यानी 153 के स्क्वायर में किसी संख्या को घटाना है। तो मान लीजिए वो संख्या x है,
उसका घन को घटाना है, तो जाकर आपको प्राप्त होगा ये 1457। 1457 ये चीज कह रहा है। तो चलिए अब इसका इतना बड़ा का स्क्वायर निकालना या तो फिर इतना को 2 बार गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक पता है स्क्वायर निकालने का तो आप जल्दी से आसानी से निकाल लोगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जैसे करूँगा आप समझिएगा कि मैं कैसे किया। 15 तिया 45 और इस दूनी 90, 90 ठीक है। 3 तिया 9, 09 और 15 गुना 15 225 ठीक है। इन सभी को ऐड कर दूंगा 9 0 4 2 2 9 5 14, अच्छा 3 यहाँ 23 409 आ गया। इसका स्क्वायर मैंने किया तो 23 409 आ गया माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाया, ना तो गुना किया ना कुछ किया, सीधा ट्रिक लगाया स्क्वायर का। हालांकि मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस ट्रिक को। यहाँ पर 1457 ठीक है। तो इसको इधर लेता है और इसको इधर, तो आपका आसान हो जाएगा। 23 40 9 माइनस 1457 ठीक है बराबर एक्स क्यूब ठीक है। इतना सा तो कर ही सकते हो। तो अब इसको घटाइए, देखिए कितना आता है। 2 और 5 में यानी 0 में 5 गया, तो इसका मतलब 5, 13 में 4 गया 9 और इधर 2 में 1 गया 1 2, 21 952 बराबर एक्स क्यूब। अगर मैं सही घटाया हूं तो हमें चाहिए इतना का वैल्यू की कितना होगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी का क्यूब तो होगा, किसी ना किसी का क्यूब होगा। लास्ट में 2 है, तो अगर मैं ऑप्शन का सहारा लूं तो ये जल्दी बन जाएगा। मेरा बात थोड़ा सा समझिएगा, अगर ऑप्शन का सहारा लीजिएगा तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि लास्ट में 2 है, अगर 4 लास्ट में होगा तो 4 का आप क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, लास्ट में 4 ही आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और लास्ट में 6 है तो इसका कितनों इस पावर कीजिए, लास्ट में 6 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा ये दोनों ऑप्शन, तो इनमें किसी एक ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे क्यूब कीजिएगा 18 का आप क्यूब कर दीजिए, 18 का क्यूब, तो 18 का क्यूब थोड़ा सा करना आसान रहेगा। बाकी बात अगर नहीं इससे आंसर नहीं पूरा तो ये ऑटोमेटिक राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं छोटा वाला को चेक कर रहा हूँ। तो 18 का स्क्वायर करो तो 324 गुना 18 कर दो, तब तो आसान हो जाएगा गुना करना कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 18 चौके 72, 18 दूनी 36 और 7 36 7 43 ठीक है। लास्ट में 2 3 आ रहा है जी, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 2 5 है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो ये गया काम से, ये राइट आंसर। आप करके देखिए, इतना पूछ सकता है अगर मैं इसको सही घटाया हूं तो, नहीं तो राइट ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 1.08 0.36 0.90 का एचसीएफ क्या होगा। तो इस तरह से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको भिन्न के रूप में आप बदल लीजिए। 1.08 और है 0.36 और 0.90 ये है। ओके, तो यहाँ से अब देखा जाए तो इसको आप भिन्न में बदलिएगा तो ये 108/100, इसको बदलिएगा तो ये 36/100 और इसको बदलिएगा तो ये 90/100 है ना। और ये भिन्न के रूप में आ गया। तो हमसे एचसीएफ पूछा है, माध्यम समावर्तक पूछा है, तो आप भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, या तो इसको कटा भी सकते हो, कटाने पर भी उतना ही आंसर आएगा और नहीं भी कटाओगे तो उतना ही आंसर आएगा। भिन्न का एचसीएफ अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा, इसमें 2 चीज होता है, एक ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है, ये चीज करना है। अब जैसे कहने का मतलब अंश का एचसीएफ 108 36 90 का आपको एचसीएफ निकालना है,
तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 18 से ये भी कटेंगे, 18 से ये भी कटेंगे, 18 से ये। इसका मतलब एचसीएफ जो है, अगर मैं कहूँ कि 108 36 90 का एचसीएफ जो है 18 है। कितना है? 18। एलसीएम जब तीनों नीचे में सेम ही है तो एलसीएम तो सेम ही होगा 100। तो इसको कटाइए तो ये 0.18 आपका राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट चलिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या होगी। तो अगर समांतर माध्य की बात किया जाए तो होता है दोनों संख्याओं का योग बटे, यानी जो भी संख्या है उसका योग बटे 2। तो मैं कहता हूं कि दो संख्या, एक संख्या a होगा, एक संख्या b होगा, इन दोनों को 2 से भागा दूंगा तो ये समांतर माध्य निकलेगा। और समांतर माध्य दिया है 7, और यहाँ से देखा जाए तो a प्लस b बराबर कितना आ गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब कुछ दोस्त इंटेलिजेंट होंगे तो यहीं से आंसर मार्कर निकल जाएंगे, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। कहने का मतलब दोनों संख्या का योग कितना हो रहा है? 14। तो कहने का दोनों, ये जो दो संख्या दिया है उसका योग 14 होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 22 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये भी आंसर नहीं, और ये 10 4 14 ये हो सकता है, और ये 8 5 13 ये नहीं। तो यहाँ से मार्कर वो निकल जाएंगे। लेकिन कुछ दोस्त कहेंगे कि अच्छा प्रूफ कीजिए कैसे। तो ठीक है, अगर मैं गुणोत्तर माध्य की बात करूं तो रूट अंडर, अगर मैं दोनों एक संख्या को a और एक संख्या को b मानता हूं तो रूट अंडर a इंटू बी बराबर गुणोत्तर माध्य होता है, जो कि हमें दिया गया है 2√10, 2√10 इतना। तो ए बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 अडंग 40, यानी ए बी बराबर 40 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब किसी भी विधि से आप निकाल सकते हो कि ए बी 40 पुराना है और योग 14 पुराना है, तो वो चीज एक ही चीज में पॉसिबल है। या तो फिर आप और कोई मेथड वेथड लगाइए जिससे कि आप ये पता कर सको कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। तो बेहतर है कि ऐसे शॉर्टकट करके निकलिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। बात समझ रहे? तो क्योंकि आपका जो यहाँ आप तो जैसे भी जितना भी टाइम लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना होगा, तो उस स्थिति में आपको पता भी नहीं चलेगा कि 90 मिनट पार हो गया और 60-65 ही क्वेश्चन हुआ है, जिससे कि कुछ होने जाने वाला है नहीं। बात समझ रहे? तो बेहतर है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, कुछ शॉर्टकट लगाएं, है कि नहीं? तो चलिए देखिए, इसको कीजिए। कहा जा रहा है कि x पर पावर 2n प्लस 1 बटे x पर पावर 2n बराबर k है, तो x पर पावर n माइनस x पर पावर 1 बाय x पर पावर n का मान क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। तो ऐसे निकालना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पर n को कुछ मान लीजिए, कुछ भी अपनी इच्छा से मान लीजिए। तो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए आप n को 1 मान लीजिए, तो ये x पर पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाय x पर पावर, यहाँ भी n के जगह पर 1 मान लूँ तो x पर पावर क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा कि x पर पावर 2 यहाँ भी हो गया, और इतना बराबर में k दिया है, इतना बराबर में k दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमसे इतना के बारे में पूछ रहा है, यानी x पर पावर n को हमने क्या 1 मान लिया, यानी x पर पावर 1 और माइनस 1 बाय x पर पावर 1, n को 1 मान लिया। तो अब इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा कह सकते हो, x माइनस 1 बाय x की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड -2 कर दूं, दोनों साइड -2 कर दूं, तो इतना सा टर्म आपको समझ में आ रहा होगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या कहने का मतलब x माइनस 1 बाय एक्स का ये जो है होल स्क्वायर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ से k माइनस 2,
तो यहाँ से x माइनस 1/x बराबर क्या, रूट अंडर k माइनस 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कर इधर रूट में चेंज हो जाएगा। और यही हमसे पूछ भी रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए, एक विद्यालय के चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, ठीक है। यदि चुनाव में 30% मत अमान्य घोषित किए गए, ए को बी से 1000 मत अधिक मिले, यदि ए को 1375 मत प्राप्त हुए, तो चुनाव में कुल मतों की गणना कीजिए कि कुल कितना मत हुआ था। यानी जो ये अमान्य हुआ है ये 30%, उसको भी जोड़कर कितना हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि जो चुनाव में था वह टोटल वोट जो था 100 था, टोटल वोट 100 माना हुआ है, रियल नहीं है, रियल निकलेगा, माना है कि 100 था। 100 में 30% अमान्य हो गया, यानी अनवैलिड हो गया। तो कहने का मतलब कि 30% तो निकल गया, यानी 30, इसका मैं कहूँ कि 30% निकालने का मतलब कि 30 वोट निकल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बचा हुआ कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 70 होगा। बचा हुआ कितना होगा, 100 में से 30 जो है वैलिड नहीं है, तो 70 वैलिड है। 70 में से कहा जाए, यानी ये 100 का ये कितना परसेंट है, 70% है ना। तो 70% में से जो है ए को, यानी यहां देखा जाए तो ए को 1375 वोट प्राप्त हुआ है, 1375 वोट ए को मिला है, और बी को, यानी यहाँ पर ए को बी से 1000 मत अधिक मिला है। तो इसका मतलब ये 375 जो है बी को मिला होगा, तभी तो इससे ये ए जो है 1000 वोट ज्यादा है कि नहीं। थोड़ी सी बात को गहराई से समझिए, ठीक है। तो इतना हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कुल मतों की गणना कीजिए। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल 70 के बराबर है। इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो ये 70 के बराबर है। आपका जवाब होगा कि हाँ ये 70 के बराबर है। तो 70 के बराबर में देखा जाए तो इन दोनों का योग, तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 3 3 6, 1 7 और 1 150, यानी 1750 है। 70 की वैल्यू 1750 है, हमें चाहिए टोटल, यानी ये 30 वाला भी इसमें काउंट होना चाहिए, है ना। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से 7 से भाग लगाइए, देखिए ये 10 में चेंज हो जाएगा, इसको आप 7 से भाग दीजिएगा तो 10, इधर भी 7 से भाग दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 0 250। और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, कितना चाहिए, यानी 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 बनाने के लिए आप इस 10 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, दोनों साइड का 0 चिपका दीजिए, हो गया 100 की वैल्यू 2500। तो टोटल 2500 कहने का मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप बेसिक मेथड लगाओ, इन सबसे जल्दी निकलता है। तो नेक्स्ट, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपका स्वागत है, और हालांकि सभी का स्वागत है, ये नहीं कि अब जो पहले से हैं वो कहेंगे कि हमारा स्वागत नहीं किए, क्योंकि एटीट्यूड तो भाई सब में होता है बात समझ रहे हैं। तो सभी का स्वागत है, लेकिन अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी इच्छा नहीं हो रही है सब्सक्राइब करने का तो कोई बात नहीं, देखिए समझिए, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, आपको इससे कुछ लाभ मिल सकता है, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक मिल सके, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। x बराबर इतना है, x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x बराबर जो 7 माइनस 4√3 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर वाट, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है, अगर किसी तरह 1/x का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे काम होता है। तो मैं कहूँ कि इसको पलटा देता हूँ, तो यानी x को पलटा देता हूँ तो ये 1/x हो जाएगा, इसको भी पलटा दूंगा तो ये 1/7 माइनस 4√3 हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा हाँ ये बात सही है।
और 1/x का वैल्यू मिल भी गया। तो थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लीजिए जिससे कि आसान हो जाएगा। अब इसका हर परिमयकरण कर दीजिए। हर परिमयकरण करने का मतलब जो सेम डाटा रखना है लेकिन जो चिन्ह यहाँ पर है उसको चेंज कर देना है। यानी 7 + 4√3 से ऊपर भी गुना करना है और 7 + 4√3 से नीचे भी गुना करना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो इसको देखा जाए आगे तो ऊपर हो जाएगा 7 + 4√3 और यहाँ देखा जाए तो ये a - b और ये a + b के फॉर्म में आ गया और ये दोनों आपस में गुना है तो कहीं ना कहीं a² - b² का सूत्र बन गया यहाँ पर। तो आप लगा दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौक 16, 16 × 48, 48। तो यहाँ से देखा जाए तो ये घुमा फिरा कर निकल गया 7 + 4√3 और नीचे में एक घटाइएगा तो एक बचेगा, एक रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है और 1/x का वैल्यू आपको ये मिल गया। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए आपका आंसर। x का वैल्यू तो आपको पहले से ही 7 - 4√3 है और प्लस है तो प्लस दीजिए और 1/x की वैल्यू आपने इतना प्राप्त कर लिया 7 + 4√3। और कुछ दोस्त जो होशियार होंगे पहले ही करके निकल गए होंगे। कैसे? क्योंकि वो इस बात को जानता होगा कि ये जो इसको 1/x में जब हम चेंज करेंगे तो ये 7 + 4√3 हो जाएगा, क्योंकि अगर वो इस तरह के प्रश्न बनाए होंगे तो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज का अंदाजा लगा सकता है। 749 माइनस 4 चौक 16 × 48 यानी नीचे में एक आएगा तो कहीं ना कहीं ये मान इसकी होगी और वो मार्कर निकल जाएगा आंसर, है कि नहीं? तो यहाँ पर -4√3 और यहाँ पर +4√3, ये तो गया घट गया तो बचा क्या 7 + 7 14 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए बनाइए इसको। क्या कहा जा रहा है? x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन x² -2 का वर्गमूल निकालना है। यानी इसका कहने का मतलब कि x² और अपॉन y² प्लस y² अपॉन x² -2 का वर्गमूल फाइंड करना है। क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि बेसिक से बना ले, बेहतर रहेगा। तो यहाँ देखा जाए तो ये इसके नीचे 1 डालकर आप तीनों का भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हो। तो x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 माइनस 2x² y² अपॉन x² y²। क्या इतना को आप इतना में हल नहीं कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, कर तो सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं x² माइनस y² का होल स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं? ये जो है कहीं ना कहीं x² माइनस y² का ये होल स्क्वायर है, इतना सा और नीचे में है x² y² और ये पूरे पे रूट। ओके, तो इतना बात अगर समझ गए तो अब रूट में करते क्या है? जोड़ा निकालते हैं। तो ये भी जोड़ा है और ये भी यहाँ भी जोड़ा दिख रहा है। कैसे? अगर मैं इसको तोड़ूं तो आप ऐसे भी कह सकते हो x² माइनस y² इंटू x² माइनस y² कह सकते हो कि नहीं? इसको 2 बार लिख सकते हो कि नहीं? तो रूट का मतलब होता है कि 2 में से एक को निकाल देना है। यानी x² माइनस y² बाहर हो गया। अब बचा नीचे में 2 गो x है तो एगो x निकला, 2 गो y है तो एगो y निकला। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, तो अब देखिए आगे। तो यहां से और देखा जाए आगे तो क्या हो सकती है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो x² को आप xy से भाग दे दीजिए, x² को xy से भाग दे दीजिए। क्या हम इतना सा टर्म को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? y² बटे xy ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो ये x एक बार में कटा, ये y एक बार में कटा, तो बचा क्या ऊपर? x बटे y और नीचे y बटे x, और ऐसा जहां भी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। ओके,
तो मेरे उम्मीद से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलिए बनाइए इसका। करें 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? तो ठीक है, तो 3 गो बच्चा है ना, 1 2 3, ये 3 बच्चे हैं। तो औसत वो चीज होती है, औसत की बात अगर करूं, औसत आयु, औसत वो चीज होता है नहीं बीच वाला, नहीं बीचों बीच वाला, और 3 गो है ये है, 3 गो है ये है ना। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा बच्चा का जो आयु है 8 होगा, जो औसत वाला है वही दूसरा बच्चा का आयु होगा। तो 2 वर्ष का अंतराल है, तो इससे जो पहले वाला, इससे जो छोटा होगा उससे 2 साल छोटा होगा, बात समझ रहे हैं। और इससे जो बड़ा होगा वो 2 साल बड़ा होगा, नहीं 10 वर्ष का होगा तीसरा बच्चा, जो है 10 साल का होगा। तो इसने कहा कि सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? ये 10, ये 10 राइट आंसर। अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल एक सटीक तरीका है जी कि जल्दी आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ दोस्त है कि जो कि हो सकता है कि बेसिक ना, मतलब वो ना समझे। जैसे कहने का मतलब कि एक बच्चा x वर्ष का है, दूसरा बच्चा x प्लस 2 वर्ष का है, दूसरा बच्चा x प्लस 2 प्लस और 2 वर्ष ज्यादा का है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? और इन ये कहा जाए तो ये टोटल क्या है? आयु तो ही है। या तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी औसत निकालनी होगी तो औसत बराबर आपने पढ़ा होगा योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या, ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, तो टोटल 3 बच्चा, और इसकी औसत आयु कितनी दी है? 8। तो यहाँ से सोल्व करके निकालिएगा x का वैल्यू, और जो सबसे बड़ा है इसमें पुट कर दीजिएगा, यानी x प्लस 4 कर दीजिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आप इससे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए देखिए इसको करने का। देखिए करने का तो इसको, इस प्रश्न को जो है कि 26,000 रुपये 2 राशियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो 5 वर्षों के लिए 10% पर दी गई राशि क्या होगी? दी गई राशि क्या होगी? तो चलिए इसको मैं बेसिक से नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस तरीके से ही कराता हूँ, जो कि जल्दी आंसर तक आप पहुंच सकते हो। तो मैं कहता हूं कि एक भाग को x मान लीजिए, ये राशि क्या है नहीं है अभी उसको ध्यान में नहीं रखना है। एक भाग को x मान लीजिए और दूसरे भाग को y मान लीजिए, ठीक है। तो और इसने कहा है कि दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, ये बात इसने कहा है, ठीक है। तो एक भाग x और दूसरे भाग y, तो यहाँ पर x को जो लगाया जा रहा है एक भाग को, वह 5 वर्ष के लिए और 10% के रेट के हिसाब से, तो ये इसकी ब्याज है, यानी जो x को लगाया है ये इसकी ब्याज है। और दूसरे तरफ देखा जाए तो y पर जो लगा रहा है वह 6 वर्ष के लिए लगा रहा है और 9% पर, तो ये इसकी ब्याज है, और दोनों की ब्याज इसने कहा दिया कि आपस में बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो x बटे y फाइंड करें तो ये क्या आएगा? कटाइए बेटाइए, देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, और कुछ कटेंगे क्या? 2 से 5 बार में, और ये 2 से 3 बार में, तो ये 25 25 और ये 9 27 और ये 25 नीचे आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी x, अब इसी के अनुपात में आप राशि को निकाल सकते हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने किया इसी के हिसाब से आप राशि फाइंड कर सकते हो। कैसे? हमसे पूछा क्या है? 5% के लिए 10 वर्ष पर दी गई कितनी राशि थी? तो 5% और 10, यानी 5 वर्ष के लिए 10% पर x राशि दिया गया था, यानी हमको 27 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 27 की वैल्यू। अगर टोटल देखा जाए तो 26,000 है, और यहाँ पर दोनों की टोटल देखा जाए तो 7 5 12 और 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, यानी 52 है। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 52,
और रियल में देखा जाए तो ये टोटल कितनी है, 26,000 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हमें चाहिए 27 की वैल्यू। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 27 की। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 52 से भाग दे दीजिए। तो आप इधरों 52 से भाग दे दीजिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं, 26,000 अपॉन 52। हमें चाहिए 27 की वैल्यू। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 27 की। तो हम 1 को 27 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 27 से गुना कर सकते हैं। तो ये 27 हो जाएगा। तो आप इधर भी 27 से गुना कर दीजिए। तो ये भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं या तो मैं छोटा कर देता हूं। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या किया, 27 से, तो इधर भी मैंने 27 से गुना कर दिया। तो ये 2600 अपॉन 52 गुना 27। ठीक है। ये अब क्या 27 का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ निकल तो जाएगा। तो देखिए कैसे, कटाते हैं, 26 दूनी 52, यानी इधर 1000 बच गया। और 1000 को 2 से भाग देंगे तो ये 512 में आराम से कट जाएगा। यानी 27 की वैल्यू घुमा फिरा के 500 गुने 27 आ गई, है ना। तो थोड़ा साफ जगह में लिख दूं, 1 मिनट। चलिए ये 27 है ना, यहाँ पर 2 कटा। तो इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 7 × 5 = 35, 5 2 10 3 13, 135 पर 00। ये आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप जल्दी फाइंड कर सकते हो। बेहतर है कि आप एक, कहने का मतलब कि एक राशि को आप x मानो, दूसरी राशि को 26,000 माइनस x मानो, फिर जाकर निकालो, तो लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अलग सीखिए। और क्या बोलो, देखिए अगले, अच्छा 2 सेम प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो मूल त्रिज्या कितनी थी, यानी मूल त्रिज्या कितनी थी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि मूल त्रिज्या जो थी r थी। मूल त्रिज्या जो है r थी, कितनी थी, r सेंटीमीटर। तो अगर कहा जाए कि मूल क्षेत्रफल कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा कि मूल क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि मूल त्रिज्या इतनी है तो मूल क्षेत्रफल इतनी होगी। और उसने कहा है कि त्रिज्या में बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो बाद वाली त्रिज्या जो होगी, बाद की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है तो r+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r+1, है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होगा। तो कहता है कि जब 1 सेंटीमीटर वृद्धि, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर बढ़ता है। यानी मूल क्षेत्रफल ये है पाई r स्क्वायर, इसमें 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है जब इसमें r यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। तो जब इधर में 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो बाद वाली क्षेत्रफल कितनी होगी। तो आपका जवाब होगा कि पाई और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और r का वैल्यू लेना है r+1, यानी कहा जाए तो r+1 का स्क्वायर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। ओके। तो यहां से देखा जाए तो यहाँ पाई वाले को एक साइड लेते जाते हैं, तो इधर बच गया 22 और इधर हो गया पाई, जो बड़ी आर नहीं छोटी आर है, तो छोटी आर मान लेते हैं, ठीक रहेगा। r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, इतना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ इतना कर सकते हैं। तो ये 22 बराबर पाई, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ ले लीजिए, चलेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो हालांकि शॉर्टकट तो यहाँ भी लगा सकते हो, शॉर्टकट यहाँ भी लगेगा, लेकिन हो सकता है ऊपर ऊपर चल जाए। तो ये 22 बटे, ये पाई का मान 22/7 बराबर r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही है। तो ये 22 से 22 खत्म, तो ये 7 बराबर आपका निकल गया r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन का सहायता लेकर जल्दी से आंसर ला सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन का सहायता लेकर कैसे, हालांकि ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अगर देखा जाए तो ये दोनों, इतना को आप ये मान लीजिए, इतना को भी मान लीजिए, तो एक बार घटाना एक बार जोड़ना है, यही ना। तो चलिए देखते हैं, हालांकि ऑप्शन के सहायता से भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। देखिए तो 7 बराबर, एक बार जोड़ना है यानी 2r + 1, एक बार घटाना है तो r घट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस यानी गुना। एक बार मैंने इसमें जोड़ा, इस r को एक बार इसमें जोड़ा, एक बार फिर मैं घटा रहा हूं तो इस r को इसमें घटा रहा हूं तो सिर्फ इधर 1 बच रहा है। सिर्फ क्या बच रहा है? 1। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा, गहराई वाली बात है। तो यहाँ पर हमको 7 पुराना है, यहाँ पर हमको क्या करना है? 7 पुराना है। तो आप 7 क्या रख कर पुरा सकते हो? 9 रख दो r का मान, तो ये 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, नहीं पुर सकता है। इस एक गुना में एक का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। 5 रख दो तो 5 दूनी 10 1 11, 5 भी नहीं आंसर होगा। 7 रख दो तो 7 दूनी 14 1 15, ये भी नहीं हो सकता। 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6 1 7, हाँ हो गया। तो ये राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो सेम बात है कि आप तो या तो यहाँ रख कर देख लेते हैं या यहाँ रख कर देखिए, हिसाब किताब इक्वल। हालांकि और भी ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो 1 को इधर ले जाइएगा 6 हो जाएगा, और 6 को फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा, आप कैसे करते हो। नेक्स्ट चलिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और आधार का परिधि इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो ठीक है, आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो वो फाइंड कहाँ से हो सकती है? तो त्रिज्या तो आप फाइंड यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं बेलन से आप परिचित होंगे, है ना, कि ये आपका, ये नहीं, ये आपका बेलन है, ये आपका क्या है? बेलन है। और ये नीचे वाला जो है, इसी की आपकी परिधि दिया हुआ है, यानी नीचे का बोले चाहे ऊपर का बोले, दोनों बात इक्वल है, दोनों बात इक्वल है। इसकी परिधि तो नीचे अगर गौर से देखा जाए तो वह वृत्त के आकार का होता है। इसका मतलब जो बेलन के आधार की परिधि बोल रहा है वह पायर स्क्वायर, यानी परिधि के बारे में 2 पाई r के बराबर है, जो 44 सेंटीमीटर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से r निकाल सकते हो। तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इधर पुट कर दीजिए ना 22/7 और इधर गुना 2, तो बराबर 44। तो यहाँ से देखा जाए तो r कटा पिटा के 22 दूनी 44, तो r बराबर 7 आ गया, है कि नहीं। r बराबर 7। देखिए मैं इसलिए फास्ट, अगर लग रहा है कि आपको फास्ट हो रहा है तो आप स्लो कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो कर रहा हूँ तो आप फास्ट कर लीजिए। ऐसा फीचर आपके मोबाइल में होगा, है कि नहीं। तो आप कर सकते हो, और मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सको कि हाँ फास्ट किया जा सकता है ना। तो r हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए क्या? ऊंचाई, क्योंकि आयतन निकालना है तो आयतन में चाहिए, इसका आयतन अगर फाइंड करना है तो पाई r स्क्वायर h चाहिए। r तो मैंने फाइंड कर लिया, h भी तो चाहिए। तो h कहाँ से निकलेगा? वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलेगा। तो इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो एरिया की बात करूं, तो यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और होता है, ध्यान में रखिएगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसकी वैल्यू दिया है 440, ठीक है 440। तो अब h यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, r नहीं भी रखिएगा तो आपका h फाइंड हो जाएगा। कैसे? देखिए 2 पाई की वैल्यू 44 है, तो यहाँ पे इतना 2 पाई दिख ही तो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस 2 पाई के जगह पर आप 44 आराम से पुट कर सकते हो गुना h। तो यहाँ से 440 और h बराबर क्या, 44 से कटाइएगा तो 10 आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो h फाइंड हो गया। तो अब हमें आयतन ही तो चाहिए, है कि नहीं। हालांकि इसका भी शॉर्टकट निकल सकता है, हालांकि ये भी शॉर्टकट ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉर्ट आंसर हो सकता है, वो मैं अभी बताऊंगा, समझिएगा। तो ये
पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, यानी 7 गुना 7 स्क्वायर है तो 7 गुना 7, एच कितना निकला 10, इसको कटाइए पिटाइए देखना, देखिए कितना आता है 22 गुना 7 154 पर 1 जीरो, यानी 154 पर 1 जीरो, यानी 1540, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब शॉर्टकट क्या हो सकता था दोस्त, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप अगर 3D फिगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पाई का मान आता है, और पाई में कहीं ना कहीं 22/7 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? पाई में क्या है 7 है, 22/7 है, और 22 को कहा जाए तो ये 11 गुना 2 है, और नीचे में तो जो भी ऑप्शन होगा वह कहीं ना कहीं 11 से मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन आंसर में होगा वह कहीं ना कहीं 11 से गुना हुआ होगा। दो ऑप्शन रहेगा तो सोचा जाएगा अगर एक ही ऑप्शन इस तरह से मिल जाए तो मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा क्या? तो आप इसको 11 से कटा कर देखिए तो ये कट रहा है क्या? और 11 से कटाने का रूल क्या होता है कि आप अल्टरनेट को जोड़िए, जैसे 4 1 5 और 2 0 2, इन दोनों को घटाइए, या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो इसको घटाइएगा तो 3 आएगा, तो 0 नहीं आया ना तो 11 के मल्टीपल में आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको 5 3 8, 8 में 0 घटाइएगा तो 8 आएगा। तो हमने क्या कहा 11 से भाग लगने के लिए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाएगा, 44 होगा, चलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर आप चेक कीजिए 4 1 5 और 5 0 5, 5 में 5 घटा 0, तो यही 11 से कट रहा है और ये राइट आंसर। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि वो आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। आपका आंसर हमारे उम्मीद से 50% हो सकता है कन्फर्म आ जाए, क्योंकि 50% मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ कंडीशन में आपका जो है 11 ये कट जाता है। अगर मान लीजिए एच का वैल्यू 11 के मल्टीपल में हो जाए, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो एक कट सकता है, तो 50% मैं कह सकता हूँ कि ये चीज करके आप आंसर को ला सकते हो। बाकी बात आप तो समझदार हो। नेक्स्ट, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा? तो आप 4 क्रमागत चेक कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इन तीनों को, इन चारों को गुना कीजिए। ये क्रमागत ही तो है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये क्रमागत तो ही है, तो इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 चौक 24। तो 4 क्रमागत संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से भाग लगेगा, हमेशा 24 से भाग लगेगा। आप या तो इसके अगले कोई और भी नंबर उठा कर देख लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 ले लीजिए, क्या ये 24 से भाग नहीं लगेंगे? तो निश्चित ही लगेंगे, यानी 4 संख्या का गुणनफल हमेशा ही 24 से भाग लगेगा। इसी तरह 3 संख्या का भी पूछ सकता है कि किससे भाग लगेगा। तो हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 6 चौके 24, तो 24 तो यहीं दिख गया, तो आराम से कट जाएगा, पूरी तरह आराम से कट जाएगा, है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट, चलिए रीजनिंग की क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। तो मेरे में से आज उतना कुछ खास रीजनिंग नहीं होंगे, क्योंकि दोस्त हमें भी थोड़ा आज काम था, जिसके वजह से अच्छे रीजनिंग को मैंने नहीं ले पाया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ठीक ठाक ही हो, है कि नहीं? तो देख लीजिए। और यहाँ से कितना देर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, इतना टाइम तो रील देखने में बहुत सारे दोस्त बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा अच्छी जगह बर्बाद कीजिए, काम आएगा, है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक नज़र आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि TUV, तो अगला कौन सा W, है ना? तो शुरुआत W से होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर TUVWXY, इसका मतलब शुरुआत W से होना चाहिए, तो ये W से नहीं है तो ये गया काम से, ये नहीं गया काम से, है ना? तो अब आगे चेक कर लिया जाए। STU, तो यहाँ पर V होना चाहिए, उसके बाद W है, तो इसका मतलब WV होना चाहिए शुरुआत, तो ये तो WX है, तो ये गया, ये आंसर। नेक्स्ट,
चलिए इस तरह के देखिए कोडिंग वाला क्वेश्चन में मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्त, अभी भी आपके पास समय है। अब जितना जल्दी हो सके प्लेस वैल्यू को कंठस्थ कर लीजिए। जितने दोस्त नहीं किए हैं, जो कर लिए हैं उसके लिए अच्छी बात है, जिसने भी नहीं किया हुआ कहीं ना कहीं कर लीजिए, काम आएगा और जल्दी क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं इस बात को यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे। पलम को कोट किया गया है 43, तो पलम में अगर देखा जाए तो इसका प्लेस वैल्यू क्या, पी का प्लेस वैल्यू कितना 16, ए का प्लेस वैल्यू क्या 1, एल का 12, ए का 1, एम का 13। तो इन सभी को जोड़िए तो 30 और इधर 6, 1 7 2 9 4 13, तो ये टोटल 43 हो गया है ना। तो ये क्या है 43, तो बिल्कुल इसका मतलब इसके सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़कर बनाया है। तो आप इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लीजिए तो आपको प्लेस वैल्यू कंठा से याद रहेगा, तब ना फटाफट उतारिएगा, है कि नहीं? नहीं तो कैसे उतारिएगा? तो याद कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। और नहीं याद है तो इजो टी, तो याद रखिए इजो टी, ये 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25 पर। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, कुछ हद तक याद हो जाएगा, भले फास्ट ना हो लेकिन याद हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि आपसे के का वैल्यू पूछ ले तो के जे के तो बाद ही में के आता है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो जे का वैल्यू 10 तो के का कितना होगा 11, या इससे पहले पूछता जे के पहले तो आई पूछ सकता था, जे का वैल्यू 10 तो आई का वैल्यू कितना 9। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन ये कोई खास अच्छा तरीका नहीं है, आप कंठस्थ याद कर लो वो बेहतर रहेगा। तो चलिए देखिए आगे। अब यहाँ पर देखिए एस 19 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, 21 पर, 1 पर, सी 3 पर, आर 18 पर, यू 21 पर और जेड 26 पर। इन सभी को ऐड कीजिए। अब ऐड करने का मतलब क्या, आप ऐसे ही ऐड कर जोड़ते जाइएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये इधर का जोड़ लीजिए, 2 2 4 1 5, 2 7 1 8 1 9, 9 मतलब कि 90, क्योंकि मैंने इधर का एक संख्या छोड़ दिया था तो 90। अब जो बचा हुआ इधर का जोड़ लेते हैं, 9 1 10 4 14, 14 1 15, 3 18, 8 26 1 27, 6 33, तो यहाँ से जोड़िए 3 9 3 12 123। क्या बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। हालांकि आप थोड़ा सा और भी आपका मतलब कि जोड़ घटाव बढ़िया है तो आप डायरेक्ट जोड़ते जाइए, 19 1 20, 20 और 14 34, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, वो भी जल्दी आंसर आएगा। हालांकि मैं तो जब बड़ा बड़ा डाटा रहता है तो मैं ऐसे ही जोड़ लेता हूँ और जल्दी आता है। नेक्स्ट चलिए यहाँ देखिए क्या है, बेजोड़ ढूंढने के लिए बोल रहा है, बेजोड़ ज्ञात कीजिए। तो कहीं वोवेल और कॉन्सोनेंट का तो खेल नहीं ना है, नहीं है, क्योंकि अगर वोवेल कॉन्सोनेंट का खेल होता तो कहीं ना कहीं 3 में वोवेल दिखता या तो 3 में कॉन्सोनेंट दिखता और 1 में नहीं दिखता। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, प्लेस वैल्यू ही यहाँ पर काम भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओ का वैल्यू 15, यू का वैल्यू 21, आई का वैल्यू 9, एम का वैल्यू 13, टी का वैल्यू 20, एल का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 4। तो अभी भी कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? लग रहा होगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर +6 ऐड हुआ है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर +4 ऐड हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो +2 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो -8 ऐड हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? माइनस। सब में प्लस हो रहा है सब में, और यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो ये किस में हो रहा है? ये टी और एल वाला में हो रहा है, तो यही अलग होगा इस आधार पर। नेक्स्ट चलिए, जब इस तरह का आपको डाटा दिखे कि एक छोटा हो उससे बढ़ते जा रहा है, यानी ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपका जो पहला वो होना चाहिए कि आप जोड़ घटाव ना करके आप गुना चेक कीजिए कि आखिर इसमें गुना हो रहा होगा या तो फिर स्क्वायर हो रहा होगा। आप जोड़ घटाव ना चेक करते हुए डायरेक्ट जब देखिए यहाँ पर बहुत छोटा नंबर है, उससे कितना गुना बड़ा हो गया, ये भी कितना गुना है, ये भी कितना, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं गुना उना का खेल है। तो ये देखा जाए तो 3 से ये 14 गुना है। कितना है? 14 गुना। अगर इसको ये देखा जाए तो ये 12 गुना है। ये कितना गुना है? 12 गुना है।
12 गुना, यहाँ से देखा जाए तो ये इसका 10 गुना है। यहाँ से देखा जाए तो 14 में 2 घटा 12, 12 में 2 घटा 10, 10 में 2 घटेगा तो 8, और इसका 8 गुना कीजिएगा तो 0 8 चौके 32, यानी 0 2 से शुरू होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में 0 2 खत्म कहानी, जरूरी नहीं है कि पूरा गुना करें। बात समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर है। और ये सब तरीका दोस्त आपको टाइम की बचत करेगा। बात समझ रहे हैं? और टाइम बहुत मायने रखता है एग्जाम में। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर सम्मुख थे, जहां गणेश के बाईं ओर शिव की छाया पड़ती है। शिव किस दिशा के सम्मुख है? ठीक है, तो थोड़ा बहुत डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इस इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा, और इधर कहा जाए तो उत्तर, और इधर कहा जाए तो दक्षिण। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ज्ञान होनी चाहिए। अब छैया कब बनेगा? जब सुबह की बात कर रहा है तो इसका मतलब सूरज इधर ना उगा होगा, सूरज भगवान है कि नहीं, यहाँ पर सूरज भगवान उगा होगा, तब जाकर इसकी छैया इधर से बनेगा, तो इसके सामने खड़ा हुआ होगा। तो कहता है शिव जी एक दूसरे के सम्मुख हैं, गणेश के बाईं ओर शिव की छाया बन रही है। इसका मतलब शिव जी जो होगा, वह शिव जी जो होगा इधर खड़े होंगे, है कि नहीं शिव जी? अच्छा, शिव जी को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, तो शिव जी इधर खड़ा हुए होंगे, और इधर हमारे गणेश भगवान जो है, अच्छा फिगर बनाओ क्या गणेश भगवान का? चलिए बचपन वाली, थोड़ा सा बचपना को याद करते हैं। बचपन में हम लोग गणेश भगवान को कैसे बनाते थे? क्या आपने बनाया होगा कि नहीं पता नहीं, कुछ इस प्रकार से। अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका शिव जी और ये आपका गणेश जी। ये मैंने कैसा पेंटिंग किया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सही लगा कि नहीं। मेरे में से तो मेरी पेंटिंग बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन बचपन में बहुत अच्छा बनाया करता था, आपको किसी दिन दिखाएंगे। तो देखिए, तो ये मैंने शिव जी को इधर बैठाया और गणेश जी को इधर बैठाया, क्योंकि शिव जी की छाया गणेश जी पर पड़नी चाहिए। और इसने कहा है कि गणेश जी के बाईं ओर पड़ रहा है, तो बायां कहने का मतलब कि अगर मैं कहूं कि उत्तर दिशा की ओर देखता, तो इसका मतलब इसका मुंडी जो है गणेश जी का पीछे की तरफ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तभी इसका जो है बाईं ओर। चलिए यहाँ पर डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है। तो सामने देखेगा तो इसका क्या होगा, बायां इधर होगा और दायां इधर होगा गणेश जी का। हमें इसके बाएं दाएं से कोई लेना देना है नहीं, ये जहां भी खड़े हो, जैसे भी खड़े हो। तो इसने कहा कि शिव किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, हाँ इसका मतलब शिव जी का भी लेना देना है। जहां गणेश के बाईं ओर शिव जी की छाया पड़ रही है, शिव जी की छाया, तो बायां ओर इधर है, तो इसका मतलब ये देख किधर रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, सामने देख रहा है। सामने देखने का मतलब कि दक्षिण की दिशा की ओर देख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। थोड़ा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा, या तो फिर अपने आप को उस जगह पर खुद रख कर देखिएगा कि हम हैं और हमारे दोस्त है, और हमारे दोस्त कन्ना देखेगा जो कि उसकी छाया हमारी बाईं ओर पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको सोचकर बनाना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए। एक आदमी पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो इस तरह से मैंने किया, और पश्चिम की ओर सम्मुख है, इधर पश्चिम की ओर देख रहा है। वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं मुड़ने का मतलब कि आपको बाईं और दाईं का अगर कंफ्यूजन होता है तो सिंपल सा आप खुद को रख कर देखिए कि आप इधर ताक रहे हो, पश्चिम की तरफ देख रहे हो, ताकने का मतलब देख रहे हो। दोस्त हम थोड़ा सा, हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है अदर स्टेट से। तो अगर कुछ
ऊंच नीच हो जाए, यानी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, तो इग्नोर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि सभी के लैंग्वेज अपने अपने जगह पर सही है दोस्त। बात समझ रहे? तो चलिए देखिए क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ता है। अगर इतना भी इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक चीज मानकर चलिएगा, घड़ी जानते हैं ना, घड़ी घड़ी में सुई किस दिशा में चलता है। अगर मैं ये सुई को मानूं तो सुई की दिशा क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि नहीं, यानी इधर जाती है ना। कि सुई अगर यहाँ है तो ये इस ऐसे घूमेगा, 12 के बाद 1 पर आएगा, 1 के बाद 2 3 इस तरह से जाएगा। जब घड़ी के दिशा में जाने का मतलब कि आपका दायां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, दायां। और इसके विपरीत में जाने का मतलब कि आप बायां जा रहे हैं, घड़ी के विपरीत में जाने का मतलब कि बायां जा रहे हैं। अभी आप समझ पाओगे इससे रिलेटेड। आपसे क्या कहा है कि दायां जाना है, दायां मुड़ा है, यानी इधर था तो घड़ी की दिशा कैसे, ऐसे ना मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ गया तो ये दायां गया, दायां मुड़ता है और आगे बढ़ता है, यानी कुछ दूर गया, कुछ दूर गया। पश्चिम की दिशा के सम्मुख थी और कुछ दूर दायां मुड़कर कुछ दूर गया, फिर वो अपनी दाएं मुड़ा, फिर से ऐसे जा रहा था, फिर से दाएं, दाएं मुड़ने का मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे 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 है कि नहीं। तो यानी इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये दाएं मुड़ना होता है। बात समझ रहे हैं? तो दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ना, तो इधर मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा के सम्मुख है, अब किस दिशा में, तो इधर पश्चिम है तो इधर पूरब होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पूर्व की दिशा की ओर सम्मुख है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे दोस्त। तो दोस्त देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मैथ के क्वेश्चन करा सकते हैं वह रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, करा सकते हैं दोस्त। क्योंकि मैं भी जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, जिस मतलब कि स्टेट से आप गुजर रहे हैं, उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। मैं भी कई एग्जाम को निकाल चुका हूँ दोस्त। मैं भी, कहने का मतलब कि 100-150 के बच्चे के बीच में टेस्ट लगाया हूँ, मैं भी ऑनलाइन टेस्ट लगाया हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब, और उसके साथ ही साथ अंडर 10 का स्टूडेंट रहा हूँ 100-150 के बच्चे में। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हो सकता है मैथ के साथ हमारी रीजनिंग भी बढ़िया हो। जरूरी नहीं है कि मैं मैथ करा सकता हूँ तो रीजनिंग नहीं करा सकता हूँ, करा सकता हूँ दोस्त। बात समझ रहे हैं? और उसके साथ और बहुत कुछ करा सकता हूँ। ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ दोस्त, ये मेरी एटीट्यूड नहीं है। मेरा कहीं ना कहीं उसके पीछे मैंने मेहनत किया है, जिसका जो है कि हमें रिजल्ट में मिला है और आप लोग देख भी सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि जो मैथ कराता है वह रीजनिंग नहीं करा सकता है या साइंस के क्वेश्चंस को नहीं करा सकता है। हाँ, ये हो सकती है कि थोड़ा बहुत इधर उधर, जैसे मैं कह सकता हूँ कि साइंस के क्षेत्र में भी मेरा अगर कहा जाए तो फिजिक्स और बायोलॉजी का क्षेत्र बढ़िया है। लेकिन वही फिर मैं केमिस्ट्री में कहूँ तो थोड़ा सा वीक है। ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री का प्रश्न को नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कर पाऊंगा, उतना संख्या में मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को नहीं कर पाऊंगा। बात समझ रहे हैं? और जीके की जहाँ तक बात रही, जीके जितना सामने वाला जानेगा आपका, उतना आप भी जानोगे। और जीके, मेरा कहने का मतलब कि जीके में अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो आप जितना भी जीके जान रहे हो ना, जितना आप मारोगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन जो बहुत जीके पढ़ने वाला होगा वो मारेगा, इससे ज़्यादा नहीं मार सकता है। बात समझ रहे हैं? तो अब आपको एक थोड़ा सा जो है कुछ अपनाना होगा। अब लास्ट समय थोड़ा करंट वरेंट पर ध्यान दीजिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि करंट से क्वेश्चन तो कम से कम 4-5 को पूछेगा और जीके से भी पूछेगा। और जीके में थोड़ा सा जो जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ कि जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, जीके जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो उस बुक में अगर कॉलम टाइप से क्वेश्चन है तो उसको आप ज़्यादा पढ़ने कवर करने का कोशिश कीजिए, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो कॉलम टाइप, जैसे अगर मान लीजिए कि आप लुसेंट पढ़ रहे हो तो लुसेंट में कॉलम में बना हुआ कुछ मतलब मटेरियल रहता है, उसको आप ज़्यादा प्रिफेयर कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर अब,
क्योंकि अब आपकी एग्जाम नज़दीक है। तो चलिए, आप लोग जो है हमें अपनों की तरह लगने लगे हैं, इसलिए मैं जो भी होता है खुलकर बताता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने रोककर बनाया होगा। तो चलिए, मैं जो इसका एक्चुअल तरीका है वही चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये इसका 5 गुना है, यानी इसका ये 5 गुना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसका कहीं ना कहीं 9 गुना होना चाहिए था। 63 कितना होना चाहिए था? 9 गुना होना चाहिए था। और ये अगर 63 अगर यहाँ पर रहता तो ये इसका 7 गुना है। 63 का 7 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 63 होना चाहिए था, जो कि है 62। तो इसका मतलब 62 ही गलत है और हमसे गलत संख्या ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट, चलिए इसमें देखिए क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं, कहीं ना कहीं सीरीज चल रहा होगा, या तो बढ़ता होगा या घटता होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? चलिए जिधर स्पेस ज्यादा है उधर करते हैं, इधर। तो 16 17 में हो गया 8, 5 में गया 4, 48 बढ़ रहा है। इधर देखा जाए तो घट रहा है, यहाँ पर 4 तो 24 घट रहा है। इधर देखा जाए तो 2 और 1 12 बढ़ रहा है। इधर देखा जाए तो यहाँ पर 15 में 9 गया 6 बढ़ रहा है, 6 घट रहा है। तो एक बार बढ़ा है, एक बार घटा है, एक बार बढ़ा है, एक बार घटा है। तो इसका मतलब अब जो होगा बढ़ेगा, लेकिन कितना? जितना यहाँ बढ़ा है उसका यहाँ अधियां घटा है, जितना यहाँ बढ़ा है उसका यहाँ अधियां घटा है। तो इसका मतलब इधर जो है कि अधियां बढ़ेगा, अधियां बढ़ेगा, यानी 6 का अधियां 3, 3 बढ़ने का मतलब कि 49 में 3 जोड़ोगे तो ये 52, ये 52 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए, हाँ, मेरे उम्मीद से आपने वीडियो रोककर इसको भी बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, क्या लॉजिक है। तो सिंपल सा देखा जाए तो ये 62 माइनस 23, 62 माइनस 23 कीजिए, कितना आता है? तो देखा जाए तो 12 में 3 गया 9 और 5 में 2 गया 3, 39, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इसका और इसका अंतर यहाँ लिखा हुआ है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो यहाँ ये चीज तो पता चल गया कि इसका और इसका अंतर ये 39 है। ये 27 कहाँ से आया? ये 27 कहाँ से आया? इन्हीं दोनों का ये 3 9 जो है, ये 3 9 का मल्टीपल है, यानी गुना है ये 27। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हम। तो ये 27, तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। 42 में 15 आप घटाओगे तो 27 आएगा, और 27 आएगा, और इस 2 और 7 को आप गुना करोगे तो ये 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पुट है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 14। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? तो उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कीजिए। 53 में 19 को घटाइए, 13 में 9 गया 4 और 4 में 1 गया 3, तो 34 यहाँ पर आना चाहिए था। तो अब जरूरी नहीं है कि अब इधर चेक करो, हमारा काम है कि थोड़ा सा इधर भी हाथ पैर मार लिया जाए। तो 34 तो है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा आंसर। तो रहा ये दोनों। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो भी संख्या यहाँ पर हो रहा था उन्हीं दोनों का गुणनफल इधर है, तो 4 तिया 12, तो लास्ट में कितनी दिखनी चाहिए? 12, तो और 12 इसी में है, ये राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, चलिए देखिए इसमें क्या है तो इजी, मेरे उम्मीद से अधिकतर दोस्त कर चुके होंगे। इसमें क्या है समझिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इन दोनों का ऐड किया तो 25 आया। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों को ऐड किया, यानी स्क्वायर कर रहा है स्क्वायर, तो 25
और 4 29, तो ये 29 है। 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, तो ये 50 राइट आंसर है, यानी इस जगह पर वाट के स्थान पर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये टोटल लगभग मेरे उम्मीद से 24-25 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने करा दिया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको इससे कितना, हमारी वीडियो से कितना हेल्प मिल रही है तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा दोस्त, ताकि हमें अच्छा लगता है कि अगर आप जो भी अच्छा हो बुरा हो जो भी हो जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दूँ, और जब भी कमेंट जितने भी होता है और सभी के कमेंट को मैं लगभग शाम के 6 बजे रिप्लाई करता हूँ, दूसरे दिन, उसी दिन नहीं दूसरे दिन, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे फील्ड पर, मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, स्कूल का एक बड़ा सा फील्ड है जहाँ पर जाकर बैठता हूँ, बहुत सारे दोस्त भी बैठते हैं वहीं पर, जो भी कमेंट वगैरह होता है उसका रिप्लाई वगैरह मैं देता हूँ। तो आपका ऐसा नहीं है कि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ, सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो जो भी आपकी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, जो भी हो आप पूछ सकते हो। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये इसका QR है, स्कैन करके जुड़ जाइएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ढूंढ के जुड़ जाइएगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो टोटल, हालांकि मैं इसका 60 वीडियो का पीडीएफ जो है दे दिया हूँ, हालांकि मैं इस सीरीज को अब 70 पर जाकर रोक दूंगा, उसके बाद किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैथ रीजनिंग साइंस से ही चर्चा करेंगे, लेकिन जरूर लाएंगे, और हो सकता है तो आपकी उससे हेल्प भी हो सकती है। अगर अब जैसे मेरा कहने का मतलब कि अब तो ये एग्ज़ाम मेरे उम्मीद से महीना दिन तक में ख़त्म, महीना 1.5 महीना के अंदर में ख़त्म है ना। तो बहुत सारे दोस्त साथ ही साथ NTPC के फॉर्म भी भरे होंगे, है कि नहीं, NTPC का हो, टेक्नीशियंस का हो, और आने वाले हो सकते हैं ग्रुप D आ जाए उसके भी फॉर्म भरेंगे, तो सभी के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। और ये भी वीडियो सभी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि रेलवे का एक आप रूल जानते होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो आप पेपर उठा के देखिएगा कि रेलवे का, चाहे आप NTPC, LP, ग्रुप D, इन सभी का पेपर को आप अच्छा से एनालिसिस कीजिएगा ना, तो आपको दिखेगा कि मैथ और रीजनिंग की जो टाइप होती है लगभग दोनों में सेम रहती है। बात समझ रहे हैं? हाँ, डाटा इधर उधर हो सकती है, लेकिन टाइप जो रहता है अधिकतर सेम रहता है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि जो NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था वो हूबहू क्वेश्चन ग्रुप D में पूछा गया था, हूबहू। मैंने इस तरह के कई क्वेश्चंस का भी आप लोगों को एनालिसिस कराया हूँ कि इस तरह से पूछा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो सिमिलरिटी है कहीं ना कहीं दिखती है। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। तो आप आराम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी में मदद मिल सकती है। और आपका मदद हो जाए तो आप हमारी मदद कर दीजिए, वो क्या करके, सब्सक्राइब करके। यानी आपसे मैं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि हमें पता है अभी उस स्थिति में आप हो ही नहीं जो कि आप हमें कुछ दे सको, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये जरूर कर सकते हो कि अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हो, है कि नहीं। अगर नहीं आई होगी तो डिसलाइक बटन खुला है, मैं कोई क्या कहते हो सरकार का IT सेल वाले तो हूँ नहीं कि आपकी लाइक डिसलाइक को मैं हटा सकूं, है कि नहीं। तो हमें सब कुछ दिखेगा कि आप लाइक किए हो कि डिसलाइक किए हो, तो आप कर सकते हो। और थोड़ी सी हमारे चैनल को बूस्ट करने के लिए आप किसी स्टडी ग्रुप में, या जो भी दोस्त वगैरह जो है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कंपटीशन के दुनिया में अभी तक, कहने का मतलब है, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उसकी भी मदद हो सके और हमारे साथ भी जुड़ सके, औरों के तरह मैं भी स्टार बन सकूं, है कि नहीं। ये बहुत दूर की बात है, आप लोग बनने दोगे तभी तो।
नहीं बनने दोगे मेरे उम्मीद से? हाँ, कुछ दोस्त हैं जो दिल से पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक्स दोस्त, इतना सपोर्ट करने के लिए। अपने इस 3 महीने के दरम्यान में आपने बहुत सपोर्ट किया, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा दिया। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।